Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Tura Weather. Today we are discussing about company returns. सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी रिटर्न्स होती क्या है, डिस्कशन क्या होता है और कैसे कैसे प्रोसेस करके या कौन कौन सी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, लाइक बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है या प्रॉफिट एंड लॉस रिक्वायर्ड है या आपके डायरेक्टर्स कौन से हैं या फिर आपने डीएससी लिया हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएससी एक्चुअल में होता क्या है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो होप आप बने रहें हमारे साथ लास्ट तक। और आज हम आपको पूरा कंपनी रिटर्न्स का प्रोसेस समझाएंगे, एक्चुअल में क्या क्या नीड्स होती हैं कंपनी रिटर्न्स करने के लिए। तो उसके लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर की है। इस पीपीटी के द्वारा हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में कैसे रिटर्न्स को आपको प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी। एक्चुअल में मीनिंग ऑफ कंपनी है क्या। डॉक्यूमेंट आईटीआर 6 भरी जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी रिटर्न्स के लिए आईटीआर 6 जाती है हमारी। तो आईटीआर 6 करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कंप्यूटेशन आईटीआर 6 का कैसे करना है हमें, वो सारा कंसेप्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी से मतलब है, जब आप किसी कंपनी का नेम सुनते हैं, जैसे अभी मैं अपनी कंपनी का नाम लूं तो यहाँ पे आता है एटीट्यूड एडोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड से सेंस में ही हमें समझ में आता है कि ये कंपनी का नाम है। या हम बात करें कि रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, इस तरह की चीजें सुनते हैं तो उससे समझ में आता है कि ये कंपनी है। तो कंपनी की डेफिनेशन यही है कि एक कंपनी या एक एसोसिएशन जो बहुत सारे बंदों को इकट्ठा करके काम करवा रही है या कर रही है, ठीक है, मगर उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट। पहले हमारा चलता था 61, उसके बाद कंपनी एक्ट में चेंज हुआ और वो 2013 में एक्ट हमारा कंपनी का अभी जो है थोड़ा सा डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें 2003 के अकॉर्डिंग, 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी कंपनी एक्ट में आएंगी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, फॉरनर्स कंपनीज होती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं या होल्डिंग और सब होल्डिंग कंपनीज भी होती है। जैसे रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस ग्रुप जो है होल्डिंग कंपनी है और रिलायंस ग्रुप के अंदर आपकी जियो अगर बोले तो जियो जो है वो उसकी एक सब होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें कंपनी में जो पर्सन्स होंगे वो कौन कौन पर्सन्स इनरोल होते हैं या कौन कौन से पर्सन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एक कंपनी के अंदर। तो सबसे पहला रोल तो होता है डायरेक्टर का, कंपनी सेक्रेटरीट होता है, डायरेक्टर होता है, ऑडिटर होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं। तो डायरेक्टर, कौन कौन से डायरेक्टर आपने डिक्लेयर किए हैं उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी जब आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं कंपनी रजिस्ट्रार में। ऑडिटर्स कौन कौन हैं उसके ऑडिट करने वाले, मतलब जो टैक्स की ऑडिट करेंगे या बैलेंस शीट ऑडिट करेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस का ऑडिट करेंगे। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरीट होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स किसने लिए हुए हैं, उनका कितना कितना परसेंट शेयर है, वो सारी चीजें हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम स्टेप्स की बात करें, अगर एक एनुअल रिटर्न भरने की बात कर रहे हैं कंपनी के, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर डीएससी जो मैं बोल रहा था, डीएससी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर का डिन आपके पास होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स होने चाहिए आपके पास, जो भी फिलिंग्स में रिक्वायरमेंट है, और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सिन लिया होना चाहिए आपने कंपनी का, कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट होता है एक तरह का ये भी। उसके बाद आप एनुअल रिटर्न पे जाते हैं, मतलब ये सारे डिक्लेरेशन आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप अपना कंपनी का रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है आपको। तो अगर कंपनी रिटर्न्स की बात करें या कंपनी की हम बैलेंस शीट्स या प्रॉफिट एंड लॉस देखने की बात करें तो एमसीए 21 पोर्टल होता है यहाँ पे। तो एमसीए 21 पोर्टल में होता क्या है एक्चुअल में, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जब हम बात करते हैं। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपको जरूरी है जब आप कंपनी रिटर्न्स में जाएंगे। तो कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स होना चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स आपके पास होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स का ऑडिट आपने कराया होना चाहिए, तभी आप कंपनी की रिटर्न भर सकते हैं। अदरवाइज आप कंपनी की रिटर्न नहीं भर सकते जब तक आपने किसी सीए वगैरह से ऑडिट नहीं कराया होगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो दो निकल के आए हैं, वो निकल के आए हैं बैलेंस शीट हमारी, और उसके बाद हमारा निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारे पास पहले से बैलेंस शीट रिक्वायर्ड है हमें, यानी इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि हमें डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स जो भी एक कंपनी के अंदर चल रही है वो सारी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि मेंटेन बुक्स आपके पास आपकी पर डे की होनी चाहिए। एट द लास्ट में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना आपकी एसेट्स हैं, कितना डेप्रिसिएशन है उन पे, वो सारी चीजें। तो दो डॉक्यूमेंट हो गई। उसके बाद
इक्विटी रेशो क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, असेट्स क्या है, ये बैलेंस शीट से क्लियर हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें बैलेंस शीट्स की, तो अगर शेड्यूल 6 की बात करें तो शेड्यूल 6 में कुछ इस तरह की बैलेंस शीट दिखाई जाएगी। शेयर कैपिटल्स क्या है, शेयर होल्डर फंड्स कितने हैं आपके, ठीक है, करंट रेशो कितनी है आपकी, लाइबिलिटीज कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, शॉर्ट टर्म्स कितनी है, तो ये सारी चीजें मैंने बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया है। शेयर कैपिटल्स क्या है, कैपिटल्स की जो शेयर्स हैं स्टॉक्स की वो किन किन रेशो में बांटी गई है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। कुछ स्पेशल फंड्स आपने अलग से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में, वो क्या है आपके, और सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। मनी रिसीविंग अगेंस्ट शेयर, अगर आपने किसी को शेयर्स दिए हुए हैं और वो शेयर होल्डर्स आपके शेयर्स वापस करके कुछ मनी ले रहा है, तो मनी आपको रिसीव हो रही है और शेयर आप बेच रहे हैं, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट आपके पास होनी चाहिए। शेयर्स एप्लीकेशंस मनी होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स आपने कोई लोन वगैरह लिए हैं बैंक से, डिवेंचर हैं आपके पास, बॉन्ड हैं, डिपॉजिट अमाउंट है, तो वो सारी कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेट की हुई पहले से होनी चाहिए। आपकी डिफरेंस टैक्सेबल लाइबिलिटी क्या है आपकी, लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, डेटर्स कौन से हैं, क्रेडिटर्स कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लाइबिलिटीज जब आप अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से हैं, प्रोविजंस का मतलब होता है कि नेक्स्ट मंथ में जो अमाउंट पे करना है वो मैंने पहले से ही पे करके रख लिया, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी टाइप, ठीक है। वो पे करने के लिए मैंने पहले से ही पे करके रख लिया बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, और नेक्स्ट मंथ फिर मैंने उसे आउटस्टैंडिंग से पे कर दिया, तो उस तरह के कोई प्रोविजंस तो नहीं है आपके पास। शॉर्ट टर्म बोरिंग शेयर भी क्लासिफाइड एज, बैंक से आपने कोई लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म्स के लिए, या फिर डिपॉजिट कहीं पे कराया हुआ है लोन एंड एडवांस के केस में, ठीक है। तो वो सारी चीजों को, यानी कहने का मतलब है कंप्लीट बैलेंस शीट आपको समझ में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 6 आपकी एक्चुअल में क्या है, उसमें कितने सेंडी क्रेडिटर्स हैं आपके, कितने डेटर्स हैं, कितने आपकी असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कौन सी फिक्स असेट है, कौन सी करंट असेट है, वो सारी चीजें, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स वगैरह आ जाएंगे, अनपेड डिविडेंड आ जाएंगे, इस तरह की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हैं, लाइक प्रोविजन ऑफ टैक्स कौन सा है, प्रोविजन ऑफ एक्सपेंस, जैसे मैं सैलरी की बात कर रहा था, सैलरी का कोई प्रोविजन आपने एक्सपेंस दिया हुआ है, या और अदरवाइज कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की असेट साइड पे आए, तो असेट साइड में भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया अभी कि फिक्स असेट होती है, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट, कैपिटल, आपका करंट असेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेडर रिसीव, कैश, बैंक, ये सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अब इनको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअल में फिक्स असेट होती क्या है। फिक्स असेट एक्चुअल में वो होती हैं जो 1 ईयर से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमारे पास रहती हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, एनीथिंग एल्स जो भी आपकी फिक्स रिलेटेड है, ठीक है। टेंजेबल होती हैं आपकी लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स। इनटेंजेबल में आती हैं आपका ट्रेडमार्क, आपका रेपुटेशन, मतलब एक तरह से आपका नाम या गुडविल आप बोल सकते हैं आपकी, या कॉपीराइट्स बोल सकते हैं, या उसको आप पैटर्न्स बोल सकते हैं, तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। वर्क इन आपकी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितनी है, आपने कैपिटल कितनी लगाई है, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट कितनी है आपकी जो डेवलप्ड हो रही है, लाइक कॉपीराइट कितना डेवलप्ड हो गया है, मतलब आपका नेम, आपकी ख्याति, या आप कितने फेमस हैं, वो सारी चीजें। डिफरेंस जो है टैक्स असेट्स मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे वन बाय वन मैंने करके यहाँ पे सारी चीजें डिस्क्राइब की है। मतलब एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट के अंदर, एक कंपनी के अंदर एक बैलेंस शीट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है चीजों के आने की, वो सारा कुछ यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा, लाइक आपका कैश या फिर बैंक का बैलेंस है, या चेक से आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद इसी तरह से हमने डिफाइन किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, आपकी क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, रिवेन्यू जनरेट कैसे होगा, उसका फॉर्म्स कैसे दिखाई देगा, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब सेट ऑफ लॉस की बात करें तो कंपनी का लॉस अगर हो रहा है तो उसको कैसे सेट ऑफ करना है। सेट ऑफ लॉस के लिए स्टेप यहाँ पे मैंने समझाए हैं। सबसे पहले इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम हम कैसे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट इन द सेम असेसमेंट ईयर के साथ कैसे जाएंगे स्टेप 2 में। उसके बाद स्टेप 3 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अपने लॉस को
नेक्स्ट ईयर के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 की मदद से वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस समझाई गई हैं। सैलरी के केस में सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेट ऑफ, यानी पांचों हेड्स आपके कैपिटल जो भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं उसके पांचों हेड्स में कौन सी चीज सेट ऑफ होगी और कौन सी चीज सेट ऑफ नहीं होगी, उसके लिए एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे मैंने बना के दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कितने साल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कैसे होना चाहिए उसका पूरा शेड्यूल यहाँ पे मैंने बताया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है और आप सेट ऑफ कर रहे हैं लॉस, तो 8 इयर्स है उसकी, किसी की हमारी 4 इयर्स है, तो इस तरह से आपको चीजें चेक करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ लॉस कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है पूरा। आप इसे टोटल डिस्क्राइब करेंगे कि आपका 16-17 में लॉस कितना था, 15-16 में कितना था, मतलब 8 साल का करंटली जो बीते हुए आपके 8 साल हैं उसमें आप कितना कितना प्रॉपर्टी थी और क्या क्या था वो आप सब यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद जब आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो कंपटीशन की बात आएगी, और कंपटीशन करने के लिए आपको मैट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैट क्या होता है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ऑन बुक ऑफ प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट आया है उसका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए यहाँ पे पूरा फॉर्मूला मैंने बताया गया है। ठीक है, मैट और रेगुलर टैक्स में डिफरेंस क्या है, मैट का एक अलग ही कंसेप्ट है। प्रॉफिट ऑफ बुक्स जो है अंडर सेक्शन आपका 115 जेबी, उसके अकॉर्डिंग आप 15 पर आपका 18% यहाँ पे एडजस्ट ऑफ बुक्स निकल के आएगा। रेगुलर टैक्स की कंडीशन में आप रेगुलर स्लैब रेट जो होती है आपकी उसको आप कैलकुलेट करेंगे। मैट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है एक एग्जांपल देके। इफ द बुक प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ ए कंपनी वो 7 लाख रुपए था और आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शंस उसका 5 लाख रुपए बच गया है। अब नॉर्मल स्लैब रेट से अगर हम निकालें 30% वाली इसमें बैठेगी और वो 1,50,000 रुपए हमारा निकल के आया है। अब अगर हम 18% कैलकुलेट करें तो 1,26,000 रुपए निकल के आया है। तो मैट और रेगुलर टैक्स में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है आपका। तो यहाँ पे 24,000 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है साफ साफ। ठीक है, तो मैट से आप 18% निकालेंगे, जो भी आपका बुक ऑफ प्रॉफिट था उसका 18%, और रेगुलर टैक्स के केस में आप नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, यानी जब हम कंपनी की इनकम की बात करते हैं तो 30% कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 30% आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैट क्रेडिट कैसे कैसे मिलेगा आपको, कौन कौन सी चीजों पे मिलेगा, वो सारी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। एट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर हम हिंदी की बात करें तो डेप्रिसिएशन होता है मूल्य ह्रास या मूल्य में गिरावट आप इसे बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में जब आप कोई फिक्स सेट खरीद के लेके आते हैं या कोई मशीनरी जैसे प्लांट आप खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम कोई फिक्स सेट खरीद के लेके आए हैं। फिक्स सेट में हुआ क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमने फिक्स सेट खरीदी और उसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो अराउंड 10 ईयर्स तक 10 साल तक है हमारी। तो एक दो तरह के डेप्रिसिएशन मेथड होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड जिससे सेम रेट पे घटता रहता है अमाउंट, और एक होता है डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं आप उसे। पहले साल जितने परसेंट पे लगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए की कोई चीज थी उस पर 10% टैक्स लग गया, तो जितना 10% कम होके लगा नेक्स्ट ईयर उस पे ही अमाउंट पे लगेगा जितना 10% कम होके आया है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 10% ही निकालेंगे मगर उस अमाउंट पे निकालेंगे जो घट गया है अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उससे भी कम अमाउंट पे निकालेंगे, फिर कम अमाउंट पे निकालेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 साल के बाद उसकी मार्केट में वैल्यू जीरो होगी, मगर उसको एक स्क्रैप वैल्यू में हम फिर भी बेच सकते हैं। तो उस तरह का डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे लगता है। रूल्स क्या होते हैं, कितने दिन आपके पास चीज होनी चाहिए, एक्चुअल में कितना आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्राइब किए भी हैं पॉइंट्स, आप इन्हें एक बार पढ़ें। इफ असेट्स इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर 180 दिन से आपके पास रहती है मशीन, द अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड यूजिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट टू द अलाउड डेप्रिसिएशन। तो 50% रेट ही आपको डेप्रिसिएशन में ऐड करना है। एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करना है, मतलब मान लीजिए आपने 10% सेट ऑफ किया, 1 लाख रुपए की कोई मशीन थी तो 1 लाख का 10% निकाल के आप उसमें से लेस करके देन क्लोजिंग बैलेंस के बिहाफ पे उसको बनाएंगे डेप्रिसिएशन को। उसके एट द लास्ट अब क्या आता है, आपका कंपटीशन आता है। डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया, आपने सारी वैल्यू की कैलकुलेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपको कंपटीशन करना है। कंपटीशन के लिए फॉर्मूला ये होता है आपके पास नेट प्रॉफिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनी एक्ट। उसके बाद आप उसमें से घटाएंगे इनकम टैक्स,
लेस कर देंगे। टैक्सेबल इनकम आपकी निकल के आ जाएगी। सेट ऑफ करेंगे अपने लॉसेस, जो भी आपके लॉस हुए हैं वो आप यहाँ पे घटा देंगे। अगर कोई डिडक्शन ले रहे हैं अंडर से चैप्टर 6 की ए की, यानी 80C से लेके 80U तक की कोई डिडक्शन है तो वो आप लेस कर देंगे। उसके बाद नेट टैक्स ऑन नॉर्मल रेट आ जाएगा निकल के आपका। उसके बाद टैक्स ऑन स्पेशल रेट यानी मैट की मैंने अभी बात करी थी 18% की, वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। उसके बाद उसमें सेस ऐड करेंगे आप अपना। उसके बाद लेस कर देंगे प्रीपेड टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टीडीएस आपका कहीं पे कटा है तो वो आप लेस कर देंगे। तो नेट आपका निकल के आ जाएगा टोटल पेबल या रिफंडेबल, आपको टैक्स पे करना है या आपको गवर्नमेंट रिफंड करेगी। ठीक है, मैट के लिए प्रोविजंस क्या है बुक ऑफ में वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिक्स असेट, करंट असेट और डेप्रिसिएशन चार्ट कुछ इस तरह का होता है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे उसको रिटर्न डाउन में मेथड करना है। टेंजेबल असेट कौन सी है, बिल्डिंग आपका, आपकी एयर कंडीशन, फर्नीचर आपका ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है अकॉर्डिंग टू द 17, 18, 18, 19 के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे मैंने पूरी डिस्क्राइब की हुई है। 30% डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है, 40% आपकी फॉरेनर कंपनी पे लगता है, 3% सेस निकलता है, अगले साल से वो 4% हो गया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से एक्सेस करती है तो आपका 5% है डोमेस्टिक कंपनी पे और फॉरेनर कंपनीज पे आपका 2% है। फर्स्ट जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट आपकी 15 जून से पहले पहले 15% तक टैक्स आपका चला जाना चाहिए। सेकंड पेमेंट डेट आपकी 15 सितंबर है, उससे पहले पहले 45% टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर से पहले आपका 75% अमाउंट और 15 मार्च से पहले आपका 100% अमाउंट टैक्स के रूप में जमा हो जाना चाहिए अगर आप टैक्सेबल है तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी रिटर्न्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी यूट्यूब वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।